नमस्कार। श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादशी में इतिहास विषय के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास वास्तव में अपने अतीत के बारे में जानना ही इतिहास है, और इतिहास किसी भी जाति या राष्ट्र के सजीव, कर्मशील या अपन कहें कि विकासशील होने का एक स्रोत बन सकता है। तो हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे हमें किसी सभ्यता का, मानव जाति का या जाति विशेष का कर्मिक विकास का पूरी तरह से लेखा जोखा सामने आ जाता है, और हम उन सब का विवेचन करके वर्तमान की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास की सुरक्षा करना, इतिहास की अपनी विरासतों को संजोकर रखना, ये वर्तमान का सबसे बड़ा दायित्व होता है। अपने इतिहास को संजोते हुए वह भविष्य में इसकी विरासत को अन्य लोगों को सौंपने का कार्य वर्तमान करता है। आज हम इसी कड़ी में पढ़ेंगे कि भारत का वैभवपूर्ण अतीत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत पौराणिक काल से विश्व गुरु के सुशोभित पद पर विराजित है। हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम सभ्यता ने जन्म लिया और उत्तरोत्तर भारत विकास की राह पर चलता रहा। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? मूल रूप से भारत के बारे में तो उसमें सबसे पहले है साहित्यिक स्रोत। इसमें पहले धार्मिक साहित्य है। भारत प्रारंभ से ही पूरी तरह से एक तरह से अपन कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन यापन करने वाला देश रहा है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले सभ्यताएं पनपी तो निश्चित रूप से पठन पाठन, लेखन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या अन्य प्रकार की जो भी विशेषताएं हैं, उन सब का उद्भव सर्वप्रथम भारत में हुआ। तो ब्राह्मण साहित्य इसमें सबसे पहले। देखो, भारत वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन की जन्मभूमि माना गया है। तो निश्चित रूप से इनके अवलंबियों की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद रही होगी, और वो अपने इन दर्शनों के आधार पर ही अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को जीते थे। ब्राह्मण साहित्य में हम वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को और अनेक प्रकार के जो भारत में महाकाव्य है और अनेक प्रकार के जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा रचित साहित्य है, उनको शामिल कर सकते हैं। वेदों के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले ऋग्वेद का लेखन हुआ, और इस बात के अनेक प्रमाण भी मिलते हैं। हमारे वेद 4 हैं। हमारे वेद वास्तव में हमारी राजनीतिक, हमारी व्यक्तिगत, हमारी सामाजिक और हमारी धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रतिबिंब करने वाले वे दर्पण हैं जिनमें हमारा साहित्य आसानी से देखा जा सकता है। इसी प्रकार बौद्ध और जैन साहित्यों ने भी भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सब के साहित्यों में तत्कालीन समाज की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को बहुत ही सही तरीके से दृष्टिकोण रूप से व्यक्त किया गया है, जिनका हम आज बहुत ही शानदार तरीके से उपयोग करें। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ने भारत के वर्तमान को पूरी तरह से संकट से उबार दिया। हम कह सकते हैं कि हम अपने वर्तमान में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। हमने अपने इतिहास से यह सीखा है और हमने वर्तमान में उसको संरक्षित किया है, ताकि भविष्य में हम उन सब को विरासत के रूप में अगली पीढ़ी को सौंप सकें। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके वर्तमान पर निर्भर करता है, और उसका वर्तमान उस राष्ट्र या उस जाति के
इतिहास पर निर्भर करता है, इसलिए हमें इतिहास का संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर है धर्मेतर साहित्य, इसमें कई प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं जैसे चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ है, क्षेत्रीय साहित्य है, विदेशी विवरण हो सकता है। इसमें हमारे यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी संपूर्ण व्यवहार को इंगित करते हुए विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। जैसे महाकाव्यों के रूप में हमारे यहाँ पर रामायण और महाभारत की रचना हुई है। तो ये सारे के सारे ग्रंथ हैं, वो तात्कालीन समाज का एक विशेष विवरण तो प्रस्तुत करते ही हैं, अपितु हमारे लिए आज भी वो समसामयिक है। हमें उनके आधार पर अपना जीवन जीना, उनके आधार पर अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को कायम करना, सामाजिक परिपाटी को संतुलित करना, आज भी इन सब ग्रंथों में देखकर हमें लगता है कि जैसे उस समय इन ग्रंथों की रचना शायद आज के वर्तमान को देखकर की गई है। इसलिए इन सब का संरक्षण आवश्यक है। भारत विभिन्न प्रकार की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रीय साहित्य का भी खूब विकास हुआ है। क्षेत्रीय साहित्य में अपने अपने विशेष क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की परंपराओं, रीति रिवाजों का उल्लेख समसामयिक ढंग से किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का क्षेत्रीय साहित्य किसी भी तरीके से ब्राह्मण दर्शन, बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन से कम नहीं आंक सकते। भारत की वैभवता को देखकर विभिन्न प्रकार के देशों से यहाँ पर अनेक प्रकार के यात्री भी आए, जिसमें मूल रूप से अपन कह सकते हैं चीन से वेनसांग है और मेगस्थनीज है, वो मेगस्थनीज आदि। ये जो साहित्य, ये जो विदेशी यात्री थे, इन्होंने भारतीय यात्रा के समय अपने विवरण में वहाँ की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, रहन सहन, खान पान आदि के तरीकों का सम्मिलित उल्लेख किया है, जो आज भी हमारे इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। फिर वंशावलियाँ, विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं के या विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े परिवारों की तात्कालीन इतिहास के लेखकों ने उनकी वंशावलियाँ इंगित की है, जो वर्तमान में हमें उस समाज की विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करवा सकते हैं। अगला है पुरातात्विक स्रोत। उत्खनन, किसी भी प्रकार की खुदाई में मिलने वाले जितने भी प्रकार के अवशेष हैं, वो उत्खनन के रूप में उस समय की संपूर्ण प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं कि मान लो किसी खुदाई में किसी सभ्यता के अवशेषों के रूप में हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उस समय मिट्टी के बर्तन बनाने की एक बहुत बड़ी परिकल्पना समाज में थी। उनके आकारों के रूप में, उन पर किए गए रंगों के डिजाइनों के रूप में हम कह सकते हैं कि उस समय की तात्कालीन समाज की विशेषताओं की ओर इंगित करता है। उस समय के जितने भी प्रकार के अभिलेख का स्तंभ है, पुराने समय में राजा महाराजा प्राय अपने विशेष अवसरों पर या एक विशेष राज्य पर विजय के उपरांत उन सब का अभिलेख पत्थर पर अंकित करवा देते थे, और वह अभिलेख आज भी हमें तात्कालीन समाज की सही तिथियों के बारे में, सही नामावलियों के बारे में जानकारी देता है। उस समय सिक्कों का प्रचलन भारत में हो गया था। सिक्के उस समाज की, उस काल की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। जैसे धातु, जो सिक्के जिस धातु के बने हैं, तो यह प्रमाणित माना जाता है कि उस काल में उस धातु के बारे में उस समय जानकारी थी। किसी सिक्के पर अगर किसी पक्षी का चित्र है, किसी सिक्के पर किसी राजा महाराजा का चित्र है, किसी सिक्के पर अगर रंगीन चित्र है, किसी सिक्के पर अगर अंक लिखे गए हैं, तो वो यह इंगित करता है कि इन सब बातों के बारे में तात्कालीन समाज को जानकारियाँ थी। स्मारक, उस समय के बनाए गए किले, विभिन्न प्रकार के धर्मशालाएं जिनको अपन सराय के रूप में जानते हैं, वो आज भी तात्कालीन समाज की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। भवन
विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण भी तात्कालीन समाज में हुआ। जैसे सिंधु सभ्यता काल के अवशेषों में हमें जो प्राप्त हुआ है वो इस बात को इंगित करता है कि तात्कालीन समाज किस प्रकार नगर नियोजन में आज के समाज से भी बहुत आगे था। मूर्तियाँ, भारत में मूर्ति कला प्राचीन काल से ही स्थापित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की धातुओं या मिट्टी की मूर्तियों का एक प्रचलन रहा है। काष्ठ की मूर्तियाँ भी कई स्थानों पर प्राप्त हुई है। इन मूर्ति कलाओं में जो भाव भंगिमा दर्शाई गई है वो उस समय की कला का श्रेष्ठतम उदाहरण माना जाता है। शैल चित्र विभिन्न प्रकार की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों को भारतीय कलाकारों के द्वारा जो पत्थरों पर उकेरा गया है, वर्तमान विज्ञान आज भी उन चित्रों को देखकर अचंभित है। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की गुफाएं हैं, या फिर देशनोक मंदिर के सामने लगा हुआ जो मुख्य दरवाज़ा है उसके चारों ओर बहुत शानदार कलाकारी की गई है जो आज भी विज्ञान को लोगों को आश्चर्यचकित करती है। फिर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ भी तात्कालीन समाज के बारे में हमें जानकारी देती है। इस प्रकार भारतीय इतिहास के बारे में जो कुछ जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है उसके अनेक माध्यम हो सकते हैं। उन सब को संजोकर रखना वर्तमान का दायित्व है। लेकिन कालांतर में भारत पर जितने भी प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी हुए, या यूं कहे कि हमने अपनी कमजोरियों को विदेशियों के सामने उजागर किया, जिसके कारण इन स्रोतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। आपने देखा होगा, कई बार हम पढ़ते भी हैं और कई बार हमने टीवी पर भी देखा है कि किस प्रकार बड़े बड़े मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया हुआ है, जो आज भी हमें प्रमाणित के रूप में विद्यमान भी है। किस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय को विदेशी आक्रमणकारियों ने जला दिया, और कहा जाता है कि जिस दिन उसको जलाया गया तो वहाँ पर 10 लाख पांडुलिपियाँ संरक्षित थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि वह पांडुलिपियाँ आज भी संरक्षित होती तो शायद आज विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत आगे होते। पौराणिक काल में आगे थे, लेकिन मध्यकाल में जो कुछ घटित हुआ वो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हमें गलत जानकारियाँ दी गई और हमारे सामने एक झूठ का आवरण उत्पन्न कर दिया गया। इसलिए हम सब का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने इतिहास के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएं, इनको संरक्षित करें, वर्तमान में इनको संरक्षित करते हुए आने वाली पीढ़ी को भविष्य में इनको विरासत के रूप में सौंपें। धन्यवाद।